नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस का दावा, एमपी में आईपीएल टीम बनाएंगे। घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता, 100 यूनिट तक बिजली फ्री, साथ ही पुरानी पेंशन की भी गारंटी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा कि हम एमपी की आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी दी है। एक साल में तैयार हुए वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु, 1290 वचन और 101 गारंटी है। घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को शामिल किया गया है। युवा, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर घोषणाएं की गई हैं। दोस्तों, खासतौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस है। भोपाल में रविंद्र भवन के पुराने ऑडिटोरियम में दोपहर 12 बजे पीसीसी चीफ कमलनाथ और वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह ने वचन पत्र जारी किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जर्मन चांसलर इजराइल पहुंचे, नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। ईरान की धमकी, गाजा में हमले बंद न हुए तो मुस्लिम सेनाओं को रोकना मुश्किल। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग का आज 11वां दिन निकल गया। इजराइल को मदद का भरोसा दिलाने के लिए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज तेल अवीव पहुंच गए हैं। वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट इसाक हेर्ज़ोग से मुलाकात के बाद जर्मनी के उन परिवारों से भी मिलेंगे जिनके परिजन हमास के कब्जे में हैं। अमेरिका अपने 11,000 सैनिक इजराइल में तैनात कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये सैनिक सीधे युद्ध नहीं लड़ेंगे, बल्कि इजराइल की सेनाओं को टेक्निकल और मेडिकल सपोर्ट देंगे। इसी बीच अमेरिकी आर्मी के चीफ माइकल एरिक कुरिला भी इजराइल पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल और उसका समर्थन करने वाले देशों को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने मंगलवार को कहा कि अगर इजराइल ने गाजा में बमबारी बंद नहीं की तो दुनिया मुस्लिम फोर्सेस को रोक नहीं पाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर, कृति आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड, रॉकेटरी फिल्म बेस्ट। जी हां दोस्तों, मंगलवार को नई दिल्ली में 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान को फिल्म में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और मिमी के लिए कृति सेनन को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। पुरस्कारों की घोषणा इसी साल अगस्त में हुई थी। दोस्तों, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी विजेताओं को सम्मान प्रदान किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 2040 तक चंद्रमा पर इंसान भेजेगा भारत, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। 2035 तक स्पेस स्टेशन बनाएंगे। 2025 में गगनयान से इंसान को स्पेस में भेजेंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2040 तक चंद्रमा पर इंसान को भेज सकता है। 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बना सकता है। हालांकि इससे पहले 2025 में वह अंतरिक्ष में मानव मिशन गगनयान भेजेगा। यह टारगेट मंगलवार यानी कि 17 अक्टूबर को इसरो के वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग में तय किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 अक्टूबर को भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग की तैयारियों की जानकारी भी ली। पीएमओ ने बताया कि भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान 2025 में होने की संभावना है। मीटिंग में प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों से कहा कि हमें 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने और 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना पर काम करना चाहिए। पीएम ने वीनस और ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर पर भी काम करने को कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सत्य और न्याय की जीत, दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद बोले आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मंगलवार को ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के बाद आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को अपना सरकारी बंगला अभी खाली नहीं करना पड़ेगा। चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी जिसने राज्यसभा सचिवालय को उन्हें आवंटित सरकारी बंगले से हटाने से रोकने वाले अंतरिम आदेश से रोक हटा दी थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अदालत के फैसले पर राघव चड्ढा ने कहा कि यह मकान या दुकान नहीं, संविधान को बचाने की लड़ाई है। अंततः सत्य और न्याय की जीत हुई। मेरे खिलाफ पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मेरे आवास के आवंटन को रद्द करना साफ तौर से राजनीति प्रतिशोध का मामला था। इसके पीछे मकसद एक युवा और मुखर सांसद की आवाज को दबाना था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शशि थरूर बोले कांग्रेस कई मायनों में परिवारवाद वाली पार्टी। कहा 2024 में इंडिया की सरकार बनी तो खड़गे या राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो
सकते हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में अगर इंडिया अलायंस जीतती है तो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम कैंडिडेट बन सकते हैं, क्योंकि कई मायनों में कांग्रेस परिवारवाद वाली पार्टी है। तिरुवनंतपुरम के एक इवेंट में उनसे पूछा गया था कि क्या वे कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेंगे। इसके जवाब में उन्होंने यह बात कही। थरूर ने कहा कि अगले साल के चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो चुका है और बहुत प्रबल संभावना है कि इंडिया अलायंस भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को पछाड़कर सत्ता में आ जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिसाइल अटैक के बाद अब भूख प्यास से मरेंगे लोग, यूएन ने गाजा को लेकर दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग एक बड़े मानवीय संकट में तब्दील हो रही है। इजराइल की चेतावनी के बाद उत्तरी गाजा में रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। उत्तरी गाजा के 11 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या दक्षिणी गाजा के खान यूनिस पहुंची है। लेकिन इस पलायन के बीच ही दक्षिण गाजा की स्थिति दयनीय हो गई है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि गाजा पट्टी के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ दुकानों में सिर्फ 4 से 5 दिनों का राशन ही बचा है। गाजा की दुकानों में राशन खत्म होता जा रहा है। गाजा पट्टी में 4 से 5 आटा मिलें हैं, जिनमें से ईंधन की कमी की वजह से सिर्फ एक ही काम कर रही है। वहीं दोस्तों, इजरायली सेना जमीन, समुद्र और हवा से लगातार हमास पर बमबारी कर रही है। उत्तरी गाजा से पलायन कर रहे और दक्षिणी गाजा के खान यूनिस पहुंच रहे फिलिस्तीनियों के सामने फिलहाल सबसे बड़ा संकट पानी है। दक्षिणी गाजा में पानी की सिर्फ एक पाइपलाइन है और यह पाइपलाइन दिन में सिर्फ 3 घंटे ही खुलती है, जिससे खान यूनिस की लगभग 1 लाख की आबादी में से लगभग आधी ही आबादी को पानी मिल पा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का समान लिंग मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार। सीजेआई ने कहा संसद कानून बना सकता है, कोर्ट सिर्फ उसे लागू कर सकता है। जी हां दोस्तों, समलैंगिक मैरिज को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मंगलवार यानी कि 17 अक्टूबर को 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकता। कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर उसे लागू करा सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, यह तय करना संसद का काम है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सीमा कोहली, जस्टिस संजीव सिंह कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। जस्टिस सीमा कोहली को छोड़कर फैसला चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस कौल, जस्टिस भट्ट और जस्टिस नरसिम्हा ने बारी बारी से फैसला सुनाया। दोस्तों, सीजेआई ने सबसे पहले कहा कि इस मामले में 4 जजमेंट है। एक जजमेंट मेरी तरफ से है, एक जस्टिस कौल, एक जस्टिस भट्ट और एक जस्टिस नरसिम्हा की तरफ से है। इनमें से 1 डिग्री सहमति की है और एक असहमति की भी है। हमें किस हद तक जाना होगा? वैसे दोस्तों, समलैंगिक विवाह के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अब वोट उन्हीं को जो हमारे लिए लड़ेंगे, समलैंगिक शादी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एलजीबीटीक्यू समुदाय ने कहा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समलैंगिक समुदाय के अधिकारों को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया। अब इस पर समलैंगिक समुदाय ने एक झटके के रूप में लिया है। एलजीबीटीक्यू समुदाय कह रहा है कि अब वोट सिर्फ उसे देंगे जो उनकी बात करेगा। दरअसल दोस्तों, एलजीबीटीक्यू समुदाय ने कहा है कि 17% उनकी जनसंख्या है, इसलिए अब वे उन्हीं को ही वोट देंगे जो नेता उनके हक की लड़ाई लड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता तब तक इजराइल नहीं रुकेगा, नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी फोन पर बातचीत को लेकर एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में 7 अक्टूबर को हुई घटना और उसके बाद इजराइल द्वारा की गई कार्रवाई को विस्तार से बताया। इजराइल पीएम के कार्यालय ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल पर क्रूर और घृणित हत्यारों द्वारा हमला किया गया था। वह दृढ़ और एकजुट होकर किया गया हमला था। हमारा देश तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वह हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को नष्ट नहीं कर देता। इसमें आगे लिखा गया है कि पीएम नेतन्याहू ने रूसी राष्ट्रपति से कहा है कि इजरायली सेना तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक वे हमास को खत्म नहीं कर देते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आखिरी मौका, कहा विधायक अयोग्यता केस की समय सीमा तय करें। एसजी बोले दशहरे की छुट्टी में पर्सनली देखूंगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधायकों के अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 17 अक्टूबर को विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को अंतिम मौका देने की बात कही। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि विरोध धड़े की तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई है उस पर फैसला लेने के लिए स्पीकर वास्तविक समय सीमा निर्धारित करे। अयोग्यता की याचिकाओं को जल्द निर्णय
लिए जाने की जरूरत है। महाराष्ट्र में विधायक अयोग्यता मामले की चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दशहरे की छुट्टियों के दौरान मैं व्यक्तिगत रूप से स्पीकर से इंगेज रहूंगा और रास्ता निकालने में उनकी मदद करूंगा। बेंच ने साफ तौर पर कहा कि टाइम शेड्यूल से हम संतुष्ट नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिया कि वे दशहरे की छुट्टियों में व्यक्तिगत रूप से स्पीकर से बात करेंगे और रास्ता निकालेंगे। अब मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तर भारत में समय से पहले ही आ गई ठंडक, अब कहां और कितनी होगी बारिश, मौसम पर IMD ने दिया लेटेस्ट अपडेट। जी हां दोस्तों, अरब सागर से आ रही नमी के कारण उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि यह इस मौसम का पहला गहन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और इसके कारण जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और हिमपात होगा। IMD की वैज्ञानिक सोमा सेन राय का कहना है कि कल उत्तर पश्चिम भारत में बहुत तेज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था। इसके कारण अरब सागर से काफी नमी आ रही थी। इससे कई जगहों पर तूफान की गतिविधि और भारी बारिश दर्ज की गई है। IMD की वैज्ञानिक सोमा सेन राय ने बताया कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बिजली गिरने से 2 से 3 लोगों की मौत की खबर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज आंधी की गतिविधियां हल्की हो जाएंगी। बारिश की संभावना बहुत कम है। दिल्ली में बारिश की स्थिति आज से ही खत्म हो जाएगी। उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा की तीव्रता और क्षेत्र बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद निचले क्षोभ मंडल स्तर पर हिमालय से आने वाली शुष्क हवाओं के उत्तर पश्चिम भारत में प्रबल होने की संभावनाएं भी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी बोले मणिपुर में जो हुआ वह भाजपा की आइडियोलॉजी, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए जैसे वो देश का हिस्सा ही नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मिजोरम दौरे का मंगलवार 17 अक्टूबर को दूसरा दिन था। यहां उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैं भारत जोड़ो यात्रा से कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। इसका आइडिया भाजपा और RSS की ओर से देश में फैलाई गई विचारधारा से लड़ना था। अगर हम देश में ध्यान से देखें तो भाजपा की आइडियोलॉजी साफ नजर आएंगी। मणिपुर में जो हो रहा है उससे पता चलता है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या कर सकती है। वहां सैकड़ों लोग मार दिए गए, महिलाओं से छेड़छाड़ हुई, उनके साथ दुष्कर्म हुआ, बच्चों को मार दिया गया, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। इसके बाद भी PM ने मणिपुर का दौरा नहीं किया। ऐसा लगता है कि PM के लिए मणिपुर देश का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए वे मणिपुर को महत्व नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने मिजोरम के लुंगलेई में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। वे 2 दिन के मिजोरम दौरे पर हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 216 अंक चढ़कर 66,428 पर बंद, निफ्टी भी 79 अंक बढ़ा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में मंगलवार 17 अक्टूबर को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 216 अंकों की बढ़त के साथ 66,428 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 79 अंकों की तेजी रही। यह 19,811 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों आज कारोबार के दौरान मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही, जबकि बैंकिंग, एनर्जी, MFCG शेयरों में तेजी देखने को मिली। फार्मा और मेटल इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे मजबूत होकर 83.26 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप लूजर और टॉप गेनर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर में आज BPCL, पावर ग्रिड और कोल इंडिया रहे, जबकि टॉप लूजर्स में टाटा मोटर्स, L&T और UPL रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से गेहूं की कीमतों में आई तेज उछाल, 6 महीने में 22% बढ़ी कीमतें। जी हां दोस्तों, त्योहार के पहले गेहूं की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। फेस्टिवल सीजन के चलते भारी मांग के मद्देनजर घरेलू बाजार में गेहूं के दाम 8 महीने के हाई लेवल पर जा पहुंचे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कीमतों में बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार अपने इन्वेंट्री से और गेहूं खुले बाजार में जारी कर सकती है। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर घरेलू बाजार में कीमतों पर नकेल कसने के लिए सरकार गेहूं के इंपोर्ट पर ड्यूटी को खत्म कर सकती है, जिससे आयात को सस्ता किया जा सके। राइटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में गेहूं मंगलवार 17 अक्टूबर को 1.6% के उछाल के साथ 27,390 रुपए प्रति मैट्रिक टन पर जा पहुंचा है, जो 10 फरवरी 2023 के बाद सबसे उच्च कीमत है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल में बाइडेन क्या बंकर में रहेंगे? दौरे से पहले हमास ने तेल अवीव पर दागे रॉकेट, नेतन्याहू को संसद सत्र रोकना पड़ा। जी हां दोस्तों, 16 अक्टूबर तेल अवीव में इजरायली संसद के शीत सत्र का पहला दिन था। इसे शुरू हुए चंद मिनट हुए थे कि अलर्ट सायरन बजने लगा। इस वक्त एक महिला सांसद बोल रही थी। उन्होंने स्पीच बंद की और इसके फौरन बाद सभी सांसद और प्रधानमंत्री नेतन्याहू बंकरनुमा रूम्स में चले गए। कुछ देर बाद कार्यवाही फिर शुरू हुई। ऐसे वक्त में 80 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार 18 अक्टूबर को इजराइल जा रहे हैं। उनका यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट बरसा रहा है। ऐसे में इजराइल में राष्ट्रपति बाइडेन के सामने सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी की भी बड़ी चुनौती होगी। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें किसी बंकर में पनाह लेनी पड़े। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर असुद्दीन ओवैसी बोले, मेरी अंतरात्मा कहती है कि विवाह केवल एक पुरुष और स्त्री के बीच हो सकता है। जी हां दोस्तों, हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने समलैंगिक विवाह को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने मंगलवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को बरकरार रखा है। यह तय करना अदालतों पर निर्भर नहीं है कि कौन किस कानून के तहत शादी करेगा। ओवैसी ने बिंदुवार तरीके से अपनी बात कही। ओवैसी ने कहा कि मेरा विश्वास और मेरी अंतरात्मा कहती है कि शादी केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच होती है। यह 377 के मामले की तरह गैर अपराधीकरण का सवाल नहीं है, यह विवाह की मान्यता के बारे में है। यह सही है कि सरकार इसे किसी एक और सभी पर लागू कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आजम खान एंड फैमिली को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी यह बात। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके परिवार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को उत्तर प्रदेश के बाहर भेजने की मांग की गई थी। याचिका में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमों को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इससे पहले बीते 11 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को एक आधिकारिक मामले में बुधवार को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अयातुल्ला ने अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश की निचली अदालत को उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों में अंतिम आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया जाए जब तक कि उनके किशोर होने का दावा सुनिश्चित नहीं हो जाता। शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर को मुरादाबाद जिला न्यायाधीश को किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रक्रिया के अनुसार घटना के समय अब्दुल्ला आजम खान की किशोरावस्था के पहलुओं पर फैसला करने और निष्कर्ष को आगे के विचार के लिए भेजने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़े बैंकों पर कड़ा जुर्माना, 1 से 12 तो दूसरे से 4 करोड़ वसूलेगा आरबीआई, करनी होगी इस गलती की भरपाई। जी हां दोस्तों, लोन की किस्त में चूक या किसी तरह की आर्थिक गड़बड़ी होने पर बैंक ग्राहकों से जुर्माना वसूलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राहकों पर ही जुर्माना लगता है। कभी कभी बैंकों को भी छोटी सी भूल भारी पड़ जाती है। दरअसल दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश के 2 दिग्गज बैंकों पर कड़ा जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपए और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि आईसीआईसीआई बैंक पर उसने यह जुर्माना कर्ज एवं अग्रिम से संबंधित अंकुशों और धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं बैंकों की तरफ से जानकारी देने से संबंधित मानकों के उल्लंघन पर लगाया है। वहीं दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। यह कार्रवाई बैंक की तरफ से नामित वसूली एजेंट, ग्राहक सेवा और कर्ज एवं अग्रिम प्रावधानों में खामी से भी संबंधित है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में 2 पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 13 लोगों की गई जान। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में 2 अलग अलग पटाखा फैक्ट्रियों में हुए विस्फोट से आग लगने के बाद मंगलवार को 13 लोगों की जान चली गई। ये आग विस्फोट के कारण लगी थी। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के रंगापलम स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में पहले हादसा हुआ। वहीं दूसरी घटना जिले के कंबापट्टी गांव में है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया है कि पुलिस, दमकल, बचाव सेवा कर्मी और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाने और पीड़ितों को बचाने की कोशिश की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड कप 2023 पड़ोसी की जीत से पाकिस्तान दहशत में, पूर्व कोच ने जताई चिंता, चेन्नई में हो सकता है बड़ा उलटफेर। जी हां दोस्तों, भारत से मिली करारी हार और अफगानिस्तान के इंग्लैंड पर जीत ने पाकिस्तान को दहशत में डाल दिया है। भारत के खिलाफ 191 रन पर ढेर होने के बाद पाकिस्तानी बैटर पहले से ही दबाव में है। अब उनका सामना उस टीम से जो कहने को तो नौसिखिया है लेकिन दिग्गजों का खेल बिगाड़ने में माहिर है। यह नौसिखिया टीम अफगानिस्तान है जिसने अपनी
खिड़की में इंग्लैंड को ऐसे उलझाया कि बड़ी बड़ी टीमों को पसीने आ गए। पाकिस्तान भी इसी बात से परेशान है, जिसका अगला मुकाबला अफगानिस्तान से है। दरअसल दोस्तों आंकड़ों में देखें तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, वह वनडे मैचों में अफगानिस्तान से कभी नहीं हारा। पाकिस्तानी टीम वनडे फॉर्मेट में अफगानिस्तान को 7 बार हरा चुकी है, लेकिन अगर हम वनडे और टी20 फॉर्मेट दोनों को मिलाकर देखें तो मार्च 2023 से अब तक इन दोनों टीमों के बीच 7 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से 3 मैच अफगानिस्तान में ने जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने 4 मुकाबले जीते हैं। इनमें से एक में तो उसे 1 विकेट से जीत मिली थी, यानी कि मुकाबला कांटे का रहा था। अब ऐसे में अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा देता है तो पाकिस्तान के लिए सुपर 4 में पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी न्यूज उन्नाव में लखनऊ कमिश्नर ने लगाया जनता दरबार, सबसे ज्यादा मामले कब्जेदारी के पहुंचे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जैकब ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निवारण के लिए प्रशासन को निर्देशित किया। उन्नाव जिलाधिकारी कार्यालय स्थित सभागार में लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जैकब लोगों की समस्याएं सुनने पहुंची। इस दौरान उन्होंने एक एक फरियादी को बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी। कमिश्नर ने जिले के आला अधिकारियों को सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार इन दिनों उन्नाव में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी व निजी जमीनों पर कब्जा किए जाने की शिकायतें आम हो गई हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा संगीत का यंत्र बजाते थे तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।